नमस्कार दोस्तों, बैजिस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज की, क्रांतिकारियों के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारे एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि अधिकांश अगर रिवॉल्यूशनरीज या क्रांतिकारियों की जब बातचीत करते हैं तो क्या होता है, उन्होंने क्या किया। कभी कुछ कहीं किसी को मारा, पकड़ा गए, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, या काला पानी भेज दिया, या उन्होंने कोई किताब लिखा। तो ये जो एक एक लाइनर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये फैक्चुअल बहुत है। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें देखना है। तो अगर रिवॉल्यूशनरी, जिन्हें टेररिस्ट मूवमेंट भी अंग्रेज कहते थे, क्रांतिकारी जो हमारे लिए हैं, इनके अगर मूवमेंट को कैटेगराइज करेंगे तो हम इन्हें कैटेगराइज कर देते हैं साल के आधार पर। एक है प्री वर्ल्ड वॉर, दूसरा पोस्ट वर्ल्ड वॉर। दोनों ही वर्ल्ड वॉर जब मैं बोल रहा हूं तो ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं, और एक है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। मतलब देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो समय के आधार पे इनको इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। ये पढ़ाने में काम आता है, हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो हमारे क्रांतिकारी थे वे अधिकांशतः रिलीजियस सिंबल्स के आधार पे काम करते थे। कई बार मास अपील नहीं हुआ करता था, और हमेशा इनका टारगेट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस रहता था, लेकिन प्लानिंग की थोड़ी कमी होती थी, क्योंकि लोगों का सपोर्ट उतना नहीं था, तो दिक्कत होती थी इन्हें। वहीं पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर बात करेंगे तो एक आइडियोलॉजी आती है रशियन रिवॉल्यूशन की, 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन की। ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ये लोग, और ज़्यादा बेहतर इनका मूवमेंट्स होता है। और इसमें एक खासकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बहुत बार उभर के आता है, और इसके एक प्रोमिनेंट लीडर हैं भगत सिंह। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्री वर्ल्ड वॉर से शुरू करें तो सबसे पहले देखिए कि 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, मतलब 1901 टू 1910 के बीच में, बंगाल में, खासकर कोलकाता और महाराष्ट्र, खासकर पुणे में बहुत हद तक इनका मूवमेंट मजबूत हुआ करता था। कुछ नाम सुन ले: अनुशीलन समिति, संध्या, युगांतर, ये सारे ग्रुप्स हैं बंगाल में। वहीं मित्र मेला, अभिनव भारत, ये ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में। तो इस टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं। बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो 1870 में ही कलकत्ता के जो स्टूडेंट कम्युनिटी हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे, ये कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे इसमें एक्टिव भी नहीं थे। लेकिन पहली जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जिसको हम लोग को एकदम रट लेना है, वो है अनुशीलन समिति। अराउंड 1902 में बंगाल में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये नाम याद रखिए, प्रमथनाथ मित्रा का, ये इसको स्टैब्लिश करते हैं, और शुरुआती दौर का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। इसके अलावा इसको याद रखिए कि इसमें दो प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट आर्म हुआ करता था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। ढाका के साइड ढाका अनुशीलन समिति, जो ढाका के अराउंड में था, और बंगाल कलकत्ता के साइड जुगांतर ग्रुप। जुगांतर ये अप्रैल 1906 में बनता है। अनुशीलन के अंदर में ही एक बॉडी है। बरिंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो लोग मिलकर इसे बनाते हैं, और इस सोसाइटी का नाम आता है वीकली, जो इनका एक पत्रिका छपती थी युगांतर, उसके नाम पर। इन्होंने कुछ शुरुआत में एक्शंस लिए, लेकिन ये उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाते थे। इसके मेजर लीडर यही बरिंद्र कुमार घोष, जिन्हें बरिन घोष भी हम कह रहे हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे दूर दूर के इलाकों में, जैसे पंजाब, दिल्ली, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश। वहीं पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, हेमचंद्र कानूनगो, ये गए अब्रॉड मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर गए थे। तो शुरुआती दौर में एक बाहर जाने वाला व्यक्ति जो इस ट्रेनिंग के लिए गया था, इनका नाम याद रखिए। इसके अलावा ये अटेम्प्ट्स, जैसे 1907 में एक अटेम्प्ट किया गया, दो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये अटेम्प्ट हुआ था उस दौर के वेस्ट बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम था फुलर, जो युगांतर ग्रुप ने उन पर किया था। तो ये अटेम्प्ट किया गया था फुलर के लाइफ पर, क्योंकि अनपॉपुलर थे, बड़े ही खराब किस्म के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लोगों को पसंद नहीं आते थे, और युगांतर ग्रुप ने उन्हें मारने की साजिश की, लेकिन हो नहीं पाया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसकी चर्चा हम करेंगे, अलीपुर बॉम्ब केस। होता क्या है,
इसे मानिकटोला बॉम्ब कंस्पिरेसी भी कहते हैं। इस कंस्पिरेसी के तहत कई जो सरकारी अफसर्स थे उन्हें मारने की कोशिश की गई थी और इसे ही अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि आप हमारे खिलाफ एक युद्ध छेड़ना चाहते हैं, यू आर ट्राइंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इसके लिए ब्रिटिश राज ने उस दौर में कहा कि भाई ये जो मई 1908 से मई 1909 मतलब अराउंड 1 ईयर का जो ये टेन्योर है, जो पीरियड है, इस बीच में कई सारे रिवॉल्यूशनरीज, कई सारे क्रांतिकारियों को बंगाल कलकत्ता के इन एंड अराउंड में अरेस्ट किया गया और इन पे ये चार्जेस लगे। इसमें एक मेजर इंसिडेंट था मुजफ्फरपुर, जो कि नॉर्थ बिहार तिरहुत डिवीजन में एक जगह है। इस जगह पे दो छोटे बच्चे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, 16 साल 18 साल के दो बच्चों ने बम फेंक कर वहां के जो मजिस्ट्रेट थे, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिनका नाम डगलस किंग्सफोर्ड था, उनको मारने की कोशिश की थी। देखिए, दोनों ही कलकत्ता के साइड से थे, बंगाल से थे, यहां आए, बिहार में आए क्योंकि इन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन 2-3 दिन इन्होंने इस आदमी पे नजर रखी और अल्टीमेटली जब बम फेंका तो गलती से बग्घी में दूसरे पे बम चला गया, दूसरी बग्घी पे गिरा जिसमें लेडीज थी दोनों औरतों की मौत हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली और वो मर गए और खुदीराम बोस को बाद में अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें हैंग कर दिया गया था। इसी इंसिडेंट के बाद ये पूरा जो आपका गैंग था, जिसके लीडर अरबिंदो घोष और उनके छोटे भाई बरेंद्र घोष, सब लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। 1 साल के बाद अरबिंदो घोष को रिलीज कर दिया गया जेल से और जेल के अंदर इनके खिलाफ गवाही देने वाले जो अप्रूवर हुए थे, नरेंद्र गोसाइन, उन्हें मार दिया गया था। और अरबिंदो घोष यहां से जब निकलते हैं तो वो ब्रिटिश इंडिया छोड़कर उस दौर का जो फ्रेंच इंडिया था, पौंडीचेरी, वहां जाकर ये अपना आश्रम बना लेते हैं, जिसको अब हम अरबिंदो आश्रम के नाम से जानते हैं। और वहीं पे वे जो संन्यास ले लेते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं इस केस के बाद। एक और केस की बात करते हैं, दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस। इसमें कौन शामिल है? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। कंस्पिरेसी क्या है? मारना चाहते हैं किसको? वाइसरॉय को। कब? 23 दिसंबर 1912। किस तरीके से? होम मेड बॉम्ब, घर में बनाया हुआ बॉम्ब लिया, इन पे फेंका। कब? जब एक सेरेमोनियल प्रोसेशन निकाल रहे थे, चांदनी चौक से गुजर रहे थे। वाइसरॉय को कुछ हुआ नहीं, कुछ इंजरीज हुई, लेडी हार्डिंग भी बच गई, जो हाथी का महूत था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइडिया क्या है कि जुलूस प्रोसेशन चल रहा है, चांदनी चौक के पास ये दो व्यक्ति जो हैं, इनके हाथी पे, जिसपे आपके वाइसरॉय, लेडी हार्डिंग बैठी हुई हैं, बॉम्ब फेंकते हैं। लेकिन मरता कौन है? वहां पे महूत मर जाते हैं। ये प्रोसेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हो रहा था, उस दौरान ये इंसिडेंट होता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब सबसे ऊंचे आला अधिकारी पे बॉम्ब फेंका जाएगा तो सरकारी महकमे में पूरा हड़कंप मच गया था। देयर वाज अ ह्यूज टर्मोइल एंड पीपल वेयर नाउ दैट वी शुड अरेस्ट। किसने किया? उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट करो। और इस दौरान क्या हुआ कि जितने भी लोग थे भागे दौड़े, जितने भी क्रांतिकारी थे छिप गए और इन तमाम बंगाली और पंजाबी जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। तो ये दूसरा कंस्पिरेसी केस, इसमें एक बहुत बड़ा नाम रास बिहारी बोस का, ये आगे चलकर गदर में भी शामिल हो जाते हैं और बाद में गदर से निकलकर ये जापान चले जाते हैं और वहां पे 1916 में जाने के बाद आगे चलकर ये सुभाष चंद्र बोस की भी मदद करते हैं। अगला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? सबसे पुराना एक जो है रामोसी पीजेंट फोर्स, ये बनाया था वासुदेव बलवंत फडके ने। कब? 1879 में। दो लोग बोलते हैं कि ये थोड़े बड़े हैं कंपेयर टू अदर रिवॉल्यूशनरीज, लेकिन इनका भी उम्र हार्डली 40 के शुरुआती ईयर्स में ही था और इन्होंने भी अपनी जान दे दी थी, बिना कुछ खाए बहुत दिनों का भूख हड़ताल किया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ एक आर्म्ड रिवोल्ट चाहते थे, कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, फंड्स भी इसके लिए रेज किया था, लेकिन सप्रेस कर दिया गया इसे। आगे चलकर जो बहुत बड़ा नाम है वो है बाल गंगाधर तिलक का। भारतीय मिलिटेंट नेशनलिज्म में इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है और इन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल करके जो लोगों को, क्रांतिकारियों को जो मैसेज दिया वो अपने आप में ह्यूज था। तो यहाँ पे गणपति, शिवाजी का फेस्टिवल्स या केसरी, मराठा नाम के जर्नल्स के थ्रू इन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा इनके जो
डिसिपल्स थे चापेकर ब्रदर्स, 3 भाई दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। इन्होंने उस दौर में जो प्लेग कमिश्नर था पूना का, रैंड, उसकी मर्डर कर दी थी, और एक और लेफ्टिनेंट एयर्स की। यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, रैंड जो पूना का प्लेग कमिश्नर था उसका हत्या किसने किया इन चारों में से, और आपको दे देगा चापेकर ब्रदर्स मान लीजिए, दूसरा दे दे आपको वासुदेव बलवंत फडके, तीसरा दे दे अनंत कन्हारे, और चौथा दे दे वीर सावरकर। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो आपको ये याद रखना है। यहीं पर आप देखिए अगला बहुत बड़ा नाम, सावरकर और उनके भाई दोनों मिलकर मित्र मेला चलाते हैं। क्या है? सीक्रेट सोसाइटी है। कब बनाते हैं? 1899 में, और आगे चल के ये अभिनव भारत से मिल जाती है 1904 में, जो एक और सीक्रेट सोसाइटी है। इसके अलावा एक और कंस्पिरेसी, नासिक कंस्पिरेसी केस, कौन कर रहा है? अनंत कन्हारे और गणेश सावरकर, छोटे भाई हैं वीर सावरकर के। कहा जाता है बड़े भाई ने ही गन दे दिया था छोटे भाई को कि भाई कलेक्टर जो है जैक्सन उसको मार दो, और इन्होंने गन जो वीर सावरकर ने दिया था उससे इस कलेक्टर की हत्या कर दी। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र। जैसे आपसे सवाल अगर पूछ दे अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी रिवॉल्यूशनरी किसने ऑर्गेनाइज किया, तो अभी देखिए दोस्तों हमने बात किया कि मित्र मेला आगे जाके अभिनव भारत से मिल जाता है, तो भाई नाम किसका होगा? वीर सावरकर का। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला पंजाब। पंजाब में क्या है कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है अंजुमने मुहिस्बने वतन। कहां पर? उस दौर के पंजाब के हेडक्वार्टर्स लाहौर। कौन बनाता है? अजीत सिंह। कौन है ये? चाचा है भगत सिंह के। इनके साथ कौन जुड़े हुए हैं? लाला जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और इनका जो जर्नल मैगजीन कौन है? भारत माता। तो आपको तीनों फैक्ट याद रखना है कि भाई लाला जी अजीत सिंह मिलके ये एक बॉडी बना रहे हैं, लाहौर में बना रहे हैं, और जर्नल का नाम भारत माता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पंजाब का एक्सट्रीमिज्म था बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, और ये तमाम जो व्यक्ति हैं ये भारत से इनको भागना पड़ता है, निकाल दिए जाते हैं, डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो लाला जी हो गए, अजीत सिंह हो गए, बाद में और भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सब लोग बाहर जाते हैं, और बाहर में ये शामिल होते हैं गदर के मूवमेंट में। इसके अलावा अब्रॉड, ये तो हमने देश में देखा कि भाई बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, अब्रॉड में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात जो है कि भाई बाहर गए क्यों, तो आपको भी पता 1908 में जो माहौल बन गए थे उस माहौल के कारण इन तमाम लोगों को बाहर जाना पड़ा। जो रिवॉल्यूशनरी इनको लिटरेचर निकालना था ये भारत से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि प्रेस एक्ट्स आ गया था और इन्हें आर्म्स बंदूक खोज रहे थे, और इसके लिए इन रिवॉल्यूशनरीज को बाहर जाना पड़ा। एक नाम, कौन सा नाम? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ गए? लंदन में। 1905 में क्या किया? इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया, और घर का नाम इंडिया हाउस है। यहाँ पे भारतीय स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम पे आते थे, जो कि रेडिकल यूथ हुआ करते थे भारत से। इसी तरीके से सावरकर, हरदयाल, ये सारे लोग इस इंडिया हाउस के मेंबर बन गए। एक और नाम, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मार दिया है, असैसिनेट किसको कर दिया? इंडिया ऑफिस ब्यूरोक्रेट जो कर्जन वाइली, ये लॉर्ड कर्जन नहीं है दोस्तों, ये दूसरे कर्जन है, ये इनके पिता के दोस्त हुआ करते थे। मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसे याद रखिए। अब देखिए जैसे ये इंसिडेंट हुआ लंदन में, अब लंदन हो गया डेंजरस खासकर रिवॉल्यूशनरीज के लिए, क्योंकि एक तो मदन लाल ढींगरा ऐसा कुछ कर ही गए हैं, उसके अलावा सावरकर जो है उनको 1910 में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था नासिक कंस्पिरेसी केस जैक्सन की हत्या में। कहां पे? काला पानी। तो अब इस तमाम में क्या हो रहा है, लोग भाग जा रहे हैं दूसरे दूसरे जगह पे। अब जैसे नए सेंटर कौन से आए? पेरिस आया, जेनेवा आया। यहाँ पे जैसे मैडम भिकाजी कामा एक पारसी रिवॉल्यूशनरी है, और उसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने निकाल रखा है एक मैगजीन वंदे मातरम। यहीं से अजीत सिंह जो चाचा है भगत सिंह के, वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक नाम वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये कहाँ अपना सेंटर बनाते हैं? बर्लिन को बनाते हैं। तो अब्रॉड में ये तमाम जगह है जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 में तो मेजरली गदर हो रहा है, गदर को हमने अलग से पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा सचिन सान्याल, रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल की हमने चर्चा कर रखी है पहले भी। इन लोगों ने बम फेंका था, गदर वाले लोगों के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम जतिन मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी कहते हैं, बंगाली जितने भी ग्रुप्स थे मेनली इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। मेजर काम क्या था इनका कि भाई जर्मनी की मदद से, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा है,
तो ब्रिटेन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे इनसे ये आर्म्स एंड एनिमेशन मतलब हथियार मंगाकर कोशिश कर रहे थे कि फोर्ट विलियम को सीज कर लिया जाए, रेलवे लाइंस को उखाड़ फेंकना, ये सब मेजर काम था इनका। लेकिन ये जो इनका मेजर काम था ये हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन, और बाघा जतीन जो है मारे जाते हैं बालासोर के पास जो कि उड़ीसा में है 1915 में। अब चलिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए ये स्लाइड सिर्फ लास्ट पॉइंट के लिए हमारे लिए काम का है कि इन लोगों का इन्फ्लुएंस क्या है, किससे ये प्रेरणा लेते हैं, किससे ये अपना इंस्पिरेशन लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नॉवेल्स किताब से इंस्पिरेशन लेते हैं, और एक किताब का नाम है बंदी जीवन जो उस दौर में लिखा है सचिन सान्याल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। एक और किताब है माहिर दाबी जिसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या शरद चंद्र चटर्जी ने, बाद में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया था। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, इन्फ्लुएंस कहां से इंस्पिरेशन मिला। भाई वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया 1918-19 के अबाउट में, 17 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन भी एक इंस्पिरेशन है। इसके अलावा रशियन रिवॉल्यूशन से जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स निकले जिन्होंने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और प्रोलेटारिएट की बात की, ये वर्ड समझिए, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को प्रोलेटारिएट और बुर्जुआ में डिवाइड किया। हमें नहीं पढ़ना ये, तो एक मोटा मोटी शब्दों में समझिए, अमीर गरीब। तो इन्होंने इनसे बहुत प्रेरणा ली। इसके अलावा ये जो है ट्रेड यूनियनिज्म से भी बहुत प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावा जो और भी जर्नल्स हैं, मेमोइर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे आत्मशक्ति है, सारथी है, बिजऊ है, तो इनसे इन्फ्लुएंस ये हो रहे हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5वां पॉइंट रट लीजिए अपने एग्जाम के लिए। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में, तो यहां पर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। अब इस बॉडी के उस दौर में मेंबर्स कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। फाउंड कब होता है, अक्टूबर 1924 में, और कहां होता है, कानपुर में। ये तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसको याद रखना है, इनका भी क्या एम है, आर्म्ड रिवॉल्यूशन करिए और ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इसको उखाड़ फेंकिए। इनका लास्ट एम क्या है, जैसे यूएसए उसी तरह फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाया जाए, जहां लोगों को सब चीज एडल्ट फ्रेंचाइज के तरीके से मिलेगा। बाद में इसी बॉडी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दे दिया गया जब भगत सिंह इससे जुड़ जाते हैं। मेजर इंसिडेंट काकोरी ट्रेन रॉबरी, आप सबों ने सुना होगा। काकोरी एक छोटा सा विलेज, यहाँ क्या हो रहा है कि एक ट्रेन आ रही है, उसे लूटने का प्लान बनाया जाता है, रॉबरी की बात होती है। 8 डाउन ट्रेन, काकोरी छोटा स्टेशन विलेज है नियर लखनऊ, और यहां से ऑफिशियल रेलवे कैश लेने की बात है कि भाई लूट लिया जाए। अब समझ सकते हैं, देखिए उस दौर में अभी बता दूं तो 5,000 रुपये लूटने की बात थी, लेकिन बड़ा सम है उस दौर में। और हुआ क्या कि कुछ थे लोग शामिल इसमें जो काकोरी लूट में, उसमें से एक बंदे से, बड़ा यंग बंदा था, 18 साल से कम का था, उसको बस गन दिया गया था, और अचानक उसी वक्त ट्रेन से एक आदमी उतरता है और गलती से इस बच्चे के हाथ में जो गन है चल जाती है उसके ऊपर, और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है इसमें। तो ये जो रॉबरी था, लूट तो था ही, लेकिन ये साथ में मर्डर का भी केस हो गया, और गवर्नमेंट ने इससे क्रैकडाउन किया कि भाई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो बहुतों को अरेस्ट किया। इसमें 4 लोग ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ कर दिया गया, मतलब उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। 4 लोगों को हैंग कर दिया गया, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, और 17 लोगों को जेल भी कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। और आप सोचिए, जब सारे बड़े लीडर्स आपके जेल में चले गए या उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है, तो ये जो हमारा HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये कमजोर हो गया, और इसे वापस मजबूती प्रदान करने का ये जो काम था वो करते हैं भगत सिंह, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना के जिसमें सोशलिस्ट वर्ड यूज हो गया, ऐड हो गया। देखिए इस पे प्रभाव किसका दिख रहा है, इन्फ्लुएंस हमको दिख रहा है, इन्फ्लुएंस दिख रहा है मेरे को रशियन रिवॉल्यूशन का। और भगत सिंह बहुत प्रेरित थे। काकोरी का सेटबैक तो था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को तुरंत चेंज करके बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां पे बनाया, फिरोज शाह कोटला में, जो कि दिल्ली में है। कब बनाया, सितंबर 1928। और अधिकतर जो रिवॉल्यूशनरीज इससे जुड़े हुए थे वे यंगर रिवॉल्यूशनरीज थे, जो नए बच्चे, नए लड़के थे, वो इससे जुड़े हुए थे। यहाँ पर HRA का अब नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया है।
अब इसमें कौन कौन है? भगत सिंह है, सुखदेव है, भगवती चरण वोहरा है पंजाब से, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर यूनाइटेड प्रोविंस से। तो ये तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, सोशलिज्म जो कि इनके नाम में ही है, तो आप समझ सकते हो ये इनका ऑफिशियल गोल हो गया है। भगत सिंह खुद उस वक्त मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, लेनिन को अपना आइडल माना करते थे और इस मूवमेंट से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थे। बात क्या कर रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम खत्म करो, बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद की, बात करते हैं रंग दे बसंती की। और ये उस दौर में सिर्फ ब्रिटिश को ही नहीं टारगेट कर रहे बल्कि तमाम इंडियन कैपिटलिस्ट, जमींदार, किंग्स और कम्युनल फोर्सेस, इन तमाम लोगों को भगत सिंह और उनका ग्रुप जो है वो टारगेट कर रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि सिर्फ ब्रिटिशर ही भारत को कमजोर नहीं पहुंचा रहे या बना रहे हैं, बल्कि ये कैपिटलिस्ट भी, क्योंकि वो लोगों का उत्पीड़न करते हैं, दे एक्सप्लॉइट देम। ये जमींदार, ये तो अंग्रेजों के बाएं और दाएं हैं, किंग्स ये हमेशा उन्हीं के साथ रहे हैं। और लास्टली ये भगत सिंह के लाइफ की बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा कम्युनलिज्म, जो हम कहते हैं ना सांप्रदायिकता, उसके हमेशा अगेंस्ट है। ही वॉज अ टोटल सेक्युलर पर्सन, कंटिन्यूसली केप्ट ऑन अपोजिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। अब देखिए यहां पे क्या हो जाता है, इस वक्त आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को अपोज करते हैं कांग्रेस, ये हमने पढ़ रखा है। लाला जी अपोज कर रहे हैं पंजाब में, उन पे पंजाब में हो जाता है लाठीचार्ज, लाला जी घायल हो जाते हैं, घायल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। अब इसका बदला लेना है और इस बदला लेने के लिए मारने का प्लान बनाया गया सॉन्डर्स को, जो इसका रिस्पॉन्सिबल था। अब देखिए इन्होंने मार तो दिया सॉन्डर्स को, लेकिन असली जो आदमी था रिस्पॉन्सिबल वो था स्कॉट। स्कॉट था जिसने लाठीचार्ज ऑर्डर किया था, लेकिन मिस्टेकन आइडेंटिटी, इन्हें पता नहीं था कि कौन है, और स्कॉट की जगह मार दिया सॉन्डर्स को, जो कि उनका जूनियर था। देखिए यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी केस के तहत, क्योंकि इन्होंने मर्डर किया था स्कॉट का, बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई, जबकि अरेस्ट होते हैं अगले केस में। अगला केस क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने का। देखिए यहाँ पे एक गलत या कहें यूं कि खराब एक्ट पास होने जा रहा था, बिल आया था, उसका अपोज करना था। तो भगत सिंह और बाकी लोगों ने एक प्लान बनाया कि भाई हम बम फेंकेंगे। तो शुरू में तो आज़ाद बहुत खुश हुए, चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था बढ़िया है, बॉम्ब फेंकोगे अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बॉम्ब से हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम सिर्फ आवाज़ करेंगे, धमाका करेंगे और बाद में हम सरेंडर कर देंगे। तो इन्होंने पूछा भाई आज़ाद ने कि क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है, वाई आर यू डूइंग दिस? तो इनका कहना था कि लेट द डेफ हियर, बहरों को सुनाना है तो आवाज करना होगा, एंड इंटेंशन इज दैट वी यूज द गवर्नमेंट मशीनरी टू प्रोपोगेट आवर आइडियाज, कि गवर्नमेंट जो केस चलाएगी उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अपने आइडियाज को सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर अब ये लोग क्या करते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव जो है लोगों को बताने के लिए, ये एचएसआरए का जो लीडरशिप है एक रिवॉल्यूशन की बात करता है। और यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग जो हैं बॉम्ब फेंकते हैं कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? अप्रैल 8, 1929 को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। मैंने कहा दो बिल पास हो रहे थे, दोनों ही सिविल लिबर्टीज को खत्म करते, कर्टेल करते, सिटीजन्स का खासकर और वर्कर का मेनली। इसके अगेंस्ट में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह गए, बॉम्ब फेंका। जैसे मैंने कहा कि बॉम्ब हार्मलेस था, किसी को नहीं करना था हर्ट, डेफ को सुनाना था, बहरों को सुनाना था। उसके बाद दोनों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, अरेस्ट हो गए। ट्रायल कोर्ट को यूज किया फोरम के तौर पे, प्रोपेगेंडा के लिए, ताकि लोगों को इनके आइडियाज, इनकी आइडियोलॉजी, इनके मूवमेंट के बारे में पता चल सके। इसके बाद ये जो तीन लोग हैं, इन्हें इस कंस्पिरेसी, जो लाहौर कंस्पिरेसी जहां सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था, उसके तहत तीनों को ट्रायल हुआ और तीनों को ही फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जितने दिन ये जेल में थे, ये जेल के अंदर जो हॉरिबल कंडीशंस थे उसके अगेंस्ट ये फास्टिंग करते थे, ये ऑनरेबल ट्रीटमेंट की मांग करते थे, डिसेंट ट्रीटमेंट की मांग करते थे। कहते थे कि चूंकि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं इसलिए हमें ये सब चीजें मिलनी चाहिए। और यहीं पर हुआ जतिन दास की मृत्यु, जिन्होंने अपने 64वें दिन अपने भूख हड़ताल के फास्टिंग, लगातार ना खाना ना पानी, सोचिए 2 महीने 4 दिन के बाद ये व्यक्ति मार्टियर हो जाता है। पहला मार्टियर इस पूरे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बॉम्बिंग के बाद जितने लोग भी अरेस्ट हुए थे उसमें पहला मार्टियर। कई लोग भूख हड़ताल पे थे, कई लोग कोई 20 दिन, कोई 30 दिन पे छोड़ देता है, ये 64वें दिन ये मृत्यु को गले लगा लेते हैं। आगे चलकर
आज़ाद जो एकमात्र आदमी इसके बावजूद अरेस्ट नहीं हुए थे, उन्हें घेर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने वाइसरॉय इरविन के ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की थी दिल्ली के आसपास, और इनके खिलाफ भी बहुत ही सख्त कार्रवाई की बात होने लगी और इन्हें इलाहाबाद में एक पार्क में इन्हें घेर लिया जाता है। और जिस तरह से आज़ाद ने कह रखा था कि भाई कभी भी मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, तो बंदूक की आखिरी गोली से इन्होंने अपने आप को मार लिया और इस प्रकार ये कभी भी अरेस्ट नहीं हुए। लास्टली ये जो 3 लोग थे, इन्हें अब मार्च 23, 1931 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये हमने तो थोड़ा पहले देख रखा है गांधी जी वाले मूवमेंट में। तो ये बात हो गई आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म बंगाल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सीआर दास की मृत्यु के बाद क्या होता है, बंगाल कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक है जेम्स सेन गुप्ता जिनको अनुशीलन ग्रुप का सपोर्ट है, दूसरा सुभाष चंद्र बोस जिन्हें युगांतर ग्रुप का सपोर्ट है। यहाँ एक नाम गोपीनाथ साहा का रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1924 में जो कलकत्ता का बहुत ही खराब पुलिस कमिश्नर था, जिसे हम बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, चार्ल्स टेगार्ट, इसे मारने की कोशिश की थी। फिर से ये नहीं मरा, लेकिन एक अनदर व्यक्ति जिसका नाम था डे, वो मारा जाता है। बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें हैंग कर दिया जाता है। तो ये एक लाइन है, अगर पूछ दे कि भाई हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड ट्राइड और अटेम्प्टेड टू किल चार्ल्स टेगॉट, इनमें से किसने चार्ल्स टेगॉट को मारने की कोशिश की थी, तो आंसर होगा आपका गोपीनाथ साहा। बंगाल का सबसे बड़ा नाम सूर्यसेन कहां पर है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे। किस जगह पर, चिट्टागोंग में। यहाँ पे टीचर के तौर पे काम करते हैं एक नेशनल स्कूल में, और इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। 26 से 28 ये जेल भी रहे थे, कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ये सेक्रेटरी भी बनते हैं, और इसके अलावा बहुत पोएट्री को लाइक करते थे, खासकर टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। आप लोगों को अगर पता होना चाहिए, काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर अभी आपका दुर्गापुर या आसनसोल का जो एयरपोर्ट है वो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, तो इसको याद रखिए। चिट्टागोंग में इन्होंने किया एक आर्मरी रेड, आर्मरी जहां पे सारे बंदूक गोली बाड़ी सब चीज रखा हुआ था, उसको इन्होंने लूटने का प्रयास किया। कहा कि भाई लूटेंगे और उसके बाद कलकत्ता पे अटैक करेंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, आर्म्ड रिबेलियन सूर्यसेन के लीडरशिप में हो रहा है। इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो साथी हैं, ये चाहते हैं कि इस माइटी ब्रिटिश को उखाड़ फेंके। इस आर्म्ड रिवॉल्यूशन के तहत क्या कर रहे हैं, 2 मेन आर्मरी जो चिट्टागोंग का है इसको सीज कर लिया है, और जो उससे बंदूक निकल रहा है उसे रिवॉल्यूशनरीज में दे दिया कि भाई आप इसको यूज कीजिए। देखिए इनका मेजर एम क्या है, टेलीफोन वायर काट दो, टेलीग्राफ लाइन काट दो, रेलवे लिंक चिट्टागोंग का काट दो बंगाल से। और इसमें 65 लोग ये लोग शामिल थे, 65 एक्टिविस्ट। और इसका नाम याद रखिए, यह है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिट्टागोंग ब्रांच। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 65 लोग इन्हें हराएं, नहीं हरा पाते हैं। बाद में ब्रिटिश की फोर्सेज आ जाती है और सूर्यसेन को छिपना पड़ता है। फाइनली फरवरी 1933 में पकड़ा जाते हैं और जनवरी 34 में इन्हें हैंग कर दिया जाता है। लेकिन चिट्टागोंग के इस आर्मरी का एक बहुत मेजर बात, या बंगाल के इस पूरे चीज का एक बहुत मेजर पार्ट था, यहाँ पे जो औरतों की भागीदारी थी, जो वुमेन रिवॉल्यूशनरीज जो एक्टिव थे, तो यहाँ पे बहुत यंग वुमेन एसोसिएट हुए, लार्ज स्केल पे सूर्यसेन के साथ काम कर रहे थे। ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे, मैसेजेस कैरी करते थे, गन्स के साथ लड़ा करते थे। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो सूर्यसेन के साथ जुड़ी हुई थी, जो मर जाती हैं इस रेड के दौरान, वो है प्रीतिलता वाडेदार। एक और नाम जो इस रेड में थी, कल्पना दत्त, ये मरती नहीं है लेकिन बाद में अरेस्ट हो जाती हैं सूर्यसेन के साथ, और इन्हें लाइफ सेंटेंस दिया जाता है। 1947 के बाद इन्हें आज़ादी मिलती है। 2 लड़कियों का नाम याद रखिए, एकदम बच्ची हैं, दोनों स्कूल गर्ल हैं, शांति घोष, सुनीति चंदेरी। कहाँ की स्कूल गर्ल्स हैं, कोमिला की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार देती हैं। एक और नाम, बीना दास, अपने कन्वोकेशन सेरेमनी में गवर्नर पे पॉइंट ब्लैंक गोली मार के उन्हें मार देती हैं, फरवरी 1932। तो देखिए ये 5 नाम जो है ना, एक प्रीतिलता वाडेदार, दूसरा कल्पना दत्त, तीसरा शांति घोष, चौथा सुनीति चंदेरी, 5वां विनीता दास। तो इन 5 पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, सीधा बोल सकता है भाई बीना दास क्या थी, कौन थी, इनमें से क्या उन्होंने किया, या ये किसने अपने गवर्नर को कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान मार दिया, तो आपको आंसर बीना दास बताना होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे आ सकता है, भाई चिट्टागोंग आर्मरी रेड को किसने ऑर्गेनाइज किया, अभी हमको पता है सूर्यसेन ने किया। एक चीज यहां पे बस बता देता हूं, ये वाई एम एन एथिस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
पैम्पलेट था जो भगत सिंह ने निकाला था, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको याद रखिएगा। बाकी इस पे कुछ नहीं जानना है हमको। एक और चीज याद रख सकते हैं, द लॉस्ट लीडर, ये भी एक पैम्पलेट था जो भगत सिंह ने निकाला था। और द लॉस्ट लीडर का रेफरेंस, लीडर यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, वो लाला लाजपत राय को बोल रहे हैं, लाला जी को बोल रहे हैं, क्योंकि लाला जी अंतिम दिनों में थोड़ा से कम्युनलिज्म का जो थोड़ा उनको भगत सिंह को लगा कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने द लॉस्ट लीडर एक पैम्पलेट निकाला। तो ये 2 पैम्पलेट भगत सिंह का आपको एकदम याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं, जैसे प्रेस चैप्टर में जो जर्नल है और इधर जो लोग, तो किसने कौन सा निकाला, ABCD आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, इस सवाल को खुद से बनाइए। एक और आपसे पूछ सकता है भाई इसमें कौन किससे जुड़ा हुआ है, जैसे रेड एक साइड दे दिया या सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, दूसरे साइड से कौन लोग जुड़े हुए हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह के सवाल आपसे इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी चैप्टर से इतना ही कुछ, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, मोर देन सफिशिएंट। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू।